आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहेंगे, जो हमारे जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कब्ज़ या जिसे आप कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, इसलिए हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कब एक कॉमन बीमारी होती है और कब ये एक सीरियस बीमारी बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन आजकल के टाइम में बहुत ही कॉमन हो गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल का जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जिसे हमें मॉडिफ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हम लोग जंक्स ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल्स कम खा रहे हैं और यहाँ पे गर्मियों का टाइम ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली विंटर टाइम से और गर्मियों में हमारे बॉडी से स्वेट के फ़ॉर्म में बहुत ज़्यादा पसीना जिसे कहते हैं हम निकलता है, तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी डिहाइड्रेट कर देता है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ आजकल यहाँ कॉमन हो गई हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है, हमें ये जानना ज़रूरी है। तो होता क्या है, हम जो भी खुराक लेते हैं या जो भी खाना खाते हैं, वो जाता है हमारे पेट में, पेट से वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो पहले खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में टूट करके जाता है और जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जैसे कि वाटर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो फिर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ वाटर एब्ज़ॉर्ब होने लगता है और जो स्टूल है वो नीचे की तरफ पास होने लगता है। फिर वो फाइनली हमारे जो सबसे लास्ट पोर्शन है सिग्मॉइड कोलोन और रेक्टम वहाँ जाके जमा हो जाता है। जब वो हमारे रेक्टम में जमा होता है, तब हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब हमें जो है बाथरूम जाने की ज़रूरत है, स्टूल करने की ज़रूरत है। तो फिर इस तरीके से ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि जब हमें स्टूल ये जो हम पैखाना करते हैं, ये हफ्ते में 3 बार या उससे भी कम होने लगे या फिर मान लीजिए आप बाथरूम जा रहे हैं, आपको अर्ज है कि आपको स्टूल करना है, बट आपको 10 मिनट या उससे भी ज़्यादा स्ट्रेन लग रहा है, उससे भी ज़्यादा टाइम बैठना पड़ रहा है और उसके बाद भी आपको पेट में दर्द है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ है। ये जो है, कभी-कभी क्या होता है, बहुत माइनर सा एक सिम्पटम होता है हमारे बॉडी में, जो हमारे लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है। तो इसके लिए आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपना कुछ-कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करने की ज़रूरत है, कुछ-कुछ आदतें बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ इसमें हो जाएगी कि हमारे खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन हम इतना खा रहे हैं और 2 दिन तक खा ही नहीं रहे हैं या फिर तीसरे दिन जाके बहुत खा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो भी खाना है, जितने भी टाइम हम खा रहे हैं, वो एक फिक्स्ड होना चाहिए। इससे क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है, वो एक रूटीन में रहता है। अगर आप इस रूटीन को खराब करेंगे, तो फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हमारा, जहाँ पे खाना डाइजेस्ट होता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हर जगह, हर कंट्री का अलग होता है क्योंकि हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर कंट्री का खाने-पीने का तरीका अलग होता है। हमारे यहाँ अलग है, हमारे यहाँ एनवायरनमेंट अलग है, हमारे यहाँ खाने-पीने का तरीका अलग है। तो ये डिपेंड करता है। हम लोग कोई एक फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इतनी बार जाएँ तो ये नॉर्मल है। ऐज के हिसाब से, इंसान का कैसा लाइफ़स्टाइल है उसके हिसाब से और क्या काम करता है उसके हिसाब से भी कई बार। ये बिल्कुल ही फिक्स नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका डाइट बहुत ज़्यादा है, जो शायद बहुत ज़्यादा 4, 5, 6 बार खा रहे हों। अगर वो 3 बार भी जाते हैं, 4 बार भी जाते हैं, 5 बार भी जाते हैं 1 दिन में और उन्हें नॉर्मल स्टूल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लिक्विड स्टूल हो रहा है, एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का सेमी सॉलिड स्टूल हो रहा है, तो उनके लिए वो नॉर्मल है। कई लोग हैं जैसे बूढ़े हैं, वो ज़्यादा नहीं खाते हैं, वो थोड़ा-थोड़ा खाते हैं, तो उनके लिए शायद 1 दिन में 1 बार जाना भी नॉर्मल है या कई-कई बार उन्हें 2 दिन में 1 बार हो पैखाना, तो वो भी नॉर्मल है। या ऐसा कि अगर छोटे बच्चे हैं, वो खाते हैं और वो फ़ौरन बाथरूम जाते हैं या कई बच्चे होते हैं जिनको लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है। अगर उन्होंने दूध का कुछ भी खा लिया और वो फ़ौरन बाथरूम चले गए, तो वैसे वो 5-6 बार चले जाते हैं। बट उनके लिए और कुछ लोग होते हैं जिनमें 5-6 बार अगर वो चले जाएँ, वो इतने वीक होते हैं, तो उन्हें वो डायरिया हो जाता है। तो ये फिक्स नहीं है, ये कोई भी डेटा हमें एक फिक्स्ड अमाउंट नहीं बताता है कि जिसे हम कह सकें कि इतनी बार जाना चाहिए। बट हाँ, अगर आप हफ्ते में 3 बार या उससे कम जा रहे हैं, तो ये डेफ़िनिटली कॉन्स्टिपेशन है। लाइफ़स्टाइल हो गया या पानी की कमी, यही सारे बेसिक रीज़न्स होते हैं या कुछ दवाइयाँ होती हैं
या आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, वो जाके हमारे ट्रैक में जमा हो जाता है और वो नीचे की तरफ पास नहीं हो पाता है। या कुछ लोगों में होता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो कमज़ोर होता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स ना अब्ज़ॉर्ब कर पाते हैं और ना उसको वो बाहर निकाल पाते हैं। तो ओवरऑल ये सारा मैकेनिज़्म जो होता है, इन सब की वज़ह से ही कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बैलेंस डाइट हो, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी को लगभग 40% ज़रूरत फ्रूट्स और फिर फ्रेश वेजिटेबल्स की होती है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ठंडा रहता है और आसानी होती है स्टूल पास करने में। तीसरी चीज़ है कि हमारा जो भी डाइट है उसमें फाइबर होना चाहिए। फाइबर बहुत ज़रूरी है एज़ लोग आजकल फाइबर नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। बट फाइबर में बहुत ज़्यादा पानी होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में हेल्प करती है। अगर हमारे फूड में फाइबर नहीं है, तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चौथी चीज़ ये है एक फिज़िकल एक्सरसाइज़। आज ज़रूरी अगर आपकी बॉडी का कोई भी फिज़िकल वर्कआउट नहीं है या आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी रेस्ट पे चला जाता है। तो ना उसमें फिर एक वो कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, ना वो स्टूल पास कर पाएगा। तो एट लीस्ट फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। 5वीं चीज़ है कि कई दवाएँ होती हैं, कई एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो अगर किसी को कोई बीमारी है और वो ले रहे हैं, तो चाहे पीपीआई हो गया मतलब जो गैस के लिए हम लोग दवा खाते हैं, कई सारी एंटीबायोटिक्स हो गई, उनसे भी क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हमें, क्योंकि वो हमारे जो डाइजेस्टिव मूवमेंट है उसको कम कर देते हैं, जिस वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और एक और फैक्टर है कि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है क्योंकि उनकी मूवमेंट्स जो होती हैं पेट की वो स्लो हो जाती हैं। ओल्ड एज में होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी भी जो पेट की जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो कम हो जाती है, तो इन लोगों में आम है, चाहे वो बूढ़े लोग हों या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हों, इनमें कॉन्स्टिपेशन आम बात है। अगर आपको कब्ज़ है, तो आपको और भी काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि आपको लैक ऑफ एपेटाइट जिसे हम कहते हैं कि खाने की जो ख़्वाहिश होती है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो आप खा रहे हैं, वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है, तो बाकी फिर आपको कुछ खाने का दिल नहीं करेगा। आपको ब्लोटिंग होगी, आपका पेट फूल जाएगा, जिसे हम लोग एब्डोमिनल स्वेलनेस कहते हैं। तो आपको पहली चीज़ तो लैक ऑफ एपेटाइट होगी मतलब आपकी खाने की ख़्वाहिश कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ है आपको पेट में हमेशा से एक भरी-भरी सी फ़ीलिंग आएगी, एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाएगी और आपको गैस हो सकती है। फिर आपको दर्द हो सकता है, आप जब भी ब जा रहे हैं बाथरूम, आप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके नीचे जो है मसल्स को बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है, जिसे आप कहते हैं पेनफुल स्टूल्स। फिर कभी-कभी क्या होता है कि स्टूल में ब्लड आने लगता है। वो इसलिए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेन लगा रहे हैं, स्टूल बिल्कुल हार्ड हो चुका है और वो निकल नहीं पा रहा है। तो हम इतना स्ट्रेन लगा रहे हैं कि वहाँ पे हमारे मसल्स जो होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लड इन स्टूल ये भी एक कहा जा सकता है और फिर चौथी चीज़ है कि आप बहुत ही लेथार्जी हो जाएँगे, कुछ करने का दिल नहीं करेगा क्योंकि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्लियर नहीं हो रहा है। आपका स्टूल जो है वो पूरा एकदम एनल कैनाल या जो एनस होता है रेक्टम उसमें जमा हो चुका है। तो एक फीलिंग ऑफ हेवीनेस होती है जिसकी वज़ह से आपके बॉडी के भी जो मोशन्स हैं वो स्लो हो जाते हैं और आपको ओवरऑल जो है बहुत ही वीकनेस फ़ील होती है। और बाकी जो है स्टूल करने में हमें प्रॉब्लम तो होती ही है, हम चाहे हफ्ते में 2 बार जाते हैं, 1 बार जाते हैं, मैक्सिमम 3 बार, उससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स तो हैं ही। स्टूल में ब्लड आने लगता है, वो सबसे बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जिसे हम लोग हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ब्लड में जो स्टूल आता है, वो बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाता है। पेशेंट जो है या जो भी है जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो जब भी जाते हैं तो उन्हें स्टूल स्टूल हो या नहीं हो, उनको ब्लड आने लगता है। तो और हेमोरॉइड्स की भी बहुत सारी डिग्रीज़ होती है। अगर आप फर्स्ट डिग्री हेमोरॉइड्स है, तो आप अगर उसका इनिशियली ट्रीटमेंट करा लें जिसके लिए कॉन्स्टिपेशन ट्रीट होना बहुत ज़रूरी है।
तो वो ठीक हो जाता है, नहीं तो वो आगे चल के अगर 3rd या 4th डिग्री ऑफ हेमोरॉइड्स हो जाता है, तो हमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। हमारे वहाँ के मसल्स जो है परमानेंटली रप्चर हो सकते हैं कभी-कभी। कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें फ़ील भी नहीं होगा और स्टूल पास हो जाएगा। तो ये सारी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि स्टूल जब बॉडी में जमा रहता है, उससे क्या होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है और हमारे एनल कैनाल में ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये एक बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको ब्लॉकेज हो जाएगा, तो फिर आपका एब्डोमेन जो है वो पूरा स्वेल कर जाएगा और आप स्टूल पास नहीं कर पाएँगे। उसके लिए फिर आपको आगे ऑपरेटिव प्रोसीजर्स करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपका स्टूल क्लियरली पास हो सके, जो बहुत पेनफुल होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। चौथी चीज़ है कि तीसरी चीज़ है कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर हमारे डाइजेशन का नॉर्मल फ्लोरा जो होता है वो अगर हिल जाए, तो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन आगे बहुत बढ़ सकता है। वो इंटेस्टाइन से फिर जो हमारा पेरिटोनियम है, जो पेट की लाइनिंग है पूरी, जो हमारे इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, वो इन्फेक्शन उसमें जा सकता है, रप्चर हो सकता है, जो कि पेशेंट को शॉक में जा सकता है जिसकी वजह से या आगे और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल जाती है, फिर आपको कुछ खाने का दिल नहीं करता है, आप एक हमेशा आपको एक फुलनेस वाली फीलिंग आती है। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप कुछ नहीं खाएँगे, इससे फिर आपकी बॉडी में कोई ताकत नहीं आएगी और हमारे बॉडी को कोई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, जिससे हमारी बॉडी जो है वो हल्के-हल्के वीक होने लगती है और सारे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी हमारे बॉडी से कम होने लगते हैं। और इन सब और लास्टली हो सकता है कभी-कभी कि हम जिसे नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन समझ रहे हैं, वो कॉन्स्टिपेशन नहीं, वो एक सीरियस बीमारी का हिस्सा है। जैसे कि आजकल कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है, तो हमें गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है, हमें कोलोन कैंसर भी हो सकता है या हो सकता है कि हमें सीलियाक डिज़ीज़ हो। सीलियाक डिज़ीज़ में हमारे बॉडी जो है वो कभी-कभी व्हीट या फिर जितने भी गेहूँ के बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं। वो हमा वो कर ही नहीं पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और ये आगे चल के कैंसर में बदल सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कब अगर हमारे लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करने के बाद भी हमारा कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हो रहा है, तो हमें एक प्रॉपर चेकअप करवाना चाहिए क्योंकि ये कैंसर हो सकता है क्योंकि आजकल 25% केसेज़ जो होते हैं, वो गैस्ट्रिक कैंसर के होते हैं कॉन्स्टिपेशन के बाद या कोलोन कैंसर्स के होते हैं। तो आजकल का प्रोटोकॉल ये है कि हमें 60 साल के बाद ऐसे भी कोलोनोस्कोपी करवानी चाहिए। कोलोनोस्कोपी एक प्रोसेस है जिसमें आप एक कैमरा फिट होता है एक ट्यूब जैसी चीज़ में जो हमारे कोलॉन्स को देखते हैं कि अंदर कुछ ऐसी ग्रोथ तो नहीं हो गई है या स्टाउ या जो भी स्टूल है हमारा वो जमा होते-होते वो कैंसर में तो नहीं बदल गया है। तो 60 साल के बाद कोलोनोस्कोपी बहुत ज़रूरी है और हमारे एक बार तो हमें अगर कॉन्स्टिपेशन की हमेशा से रेगुलर शिकायत है और वो नहीं सही हो रहे हैं कुछ दवाओं के बाद भी, तो हमें एक बार कैंसर का भी डायग्नोसिस करा लेना चाहिए क्योंकि ये सबसे खतरनाक और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कॉन्स्टिपेशन की। पहली चीज़ तो है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएँगे, तो या तो वो आपके खाने की हैबिट्स को बदलने बोलेंगे अगर या फिर आपको कुछ दवाएँ देंगे। तो ऐसी कॉन्स्टिपेशन की बहुत ख़ास दवाएँ नहीं हैं, लेकिन हम देते हैं जैसे स्टूल सॉफ्टनेस देते हैं, जिससे हमारा जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी होती है। हम पर्गेटिव्स देते हैं, पर्गेटिव्स में जो भी ब्लॉटिंग है, जो भी गैस फ़ॉर्म हो गया है, कभी-कभी उसकी वज़ह से भी ब्लॉकेज हो जाता है। तो वो पर्गेटिव्स जो हैं, वो हमारे गैस को रिलीव कराने में हेल्प करते हैं, जिसकी वज़ह से फिर आपका स्टूल जो है वो ईज़िली पास हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग लैक्सेटिव्स यूज़ करते हैं, बट स्टिल कॉन्स्टिपेशन के लिए आई वुड से कि लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और इसबगोल और कुछ आप लैक्सेटिव्स या पर्गेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अगर ये माइनर है तो कंप्लीट रिलीफ़ मिल सकता है। और हाँ, रोज़ 6 से 7 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन जो बिना किसी बीमारी के होते हैं, वो पानी की कमी की वजह से होते हैं। तो 6 से 7 ग्लास कम से कम पानी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन में अगर ये माइनर कॉन्स्टिपेशन है और किसी बड़ी बीमारी का हिस्सा नहीं है, तो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है इसके लिए क्योंकि ये आजकल के हमारे बेसिकली लाइफ़स्टाइल की वजह से ही है।
क्योंकि आजकल हमारे लाइफ़स्टाइल में एक्सरसाइज़ नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। कम से कम अगर हमें इनसे बचना है, तो कुछ चीज़ें आप फ़ॉलो करें कुछ दिन तक, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने खाने का टाइम टेबल फिक्स कर लें, बिल्कुल ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर जो भी है उनका टाइमिंग फिक्स हो। आप फिक्स टाइमिंग पे अपना खाना खाएँ, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में रहेगा और आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। दूसरी चीज़ है एक बैलेंस्ड डाइट। हमारा डाइट जिसमें 25% कम से कम फाइबर होना चाहिए। फाइबर की ऐसी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, बट उसमें वाटर कंटेंट इतना है कि वो आपके स्टूल्स को ज़्यादा हार्ड नहीं होने देते हैं और वो ईज़िली पास करने में हेल्प करते हैं। हमारी जो बॉडी बनी है, उसको एक बैलेंस्ड डाइट की बहुत ज़रूरत है। हमारा बैलेंस्ड डाइट, ह्यूमन बैलेंस्ड डाइट ऐसा होता है, जिसमें प्रोटीन्स 25% होते हैं, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट 25% होते हैं और जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, उसकी कंटेंट 40% होनी चाहिए, कम से कम 40% होनी चाहिए। तो आप अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स ऐड करें। जैसे कि साग हो गई, जितनी भी हरी सब्जियाँ हैं, इनका वाटर कंटेंट बहुत होता है। खीरा, गाजर, गाजर फाइबर में भी हाई होता है और खीरा जो होता है वो वाटर कंटेंट में बहुत हाई होता है। तो आप अपने डाइट में कोशिश करें हमेशा सैलेड ऐड करें। दही दही भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि दही में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट के और कोलॉन के पीएच को मेंटेन करती हैं। तो ये सारी ठंडी चीज़ें आप कोशिश करें आप खाएँ और पानी 6 से 7 ग्लास ज़रूर पिएँ, 2 लीटर पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बॉडी में एडुकेट अमाउंट ऑफ पानी नहीं होगा, आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी और इससे आगे कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तीसरी चीज़ है अगर आपको स्टूल की अर्ज आ रही है, अगर आपको लग रहा है आपको पैखाना करना है, तो आप जाएँ, आप उसे रोकें नहीं या आप उसे डीले नहीं करें। इससे क्या होता है कि हमारी मसल्स जो होती हैं, वो फटीग होने लगती हैं। अगर आपने रोका या आप उसे डीले कर रहे हैं, फिर बाद में बहुत पेनफुल स्टूल्स होता है, जिसकी वज़ह से फिर आदमी अवॉइड करता है जाना। और आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि लोग ऑफ़िसेज़ में हैं, 7 घंटे, 8 घंटे वहाँ बैठते हैं, वो उसे डीले करते रहते हैं। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिसरप्ट होने लगता है, तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको अर्ज आ रही है, आप जाएँ, आप डिले या पोस्टपोन नहीं करें। और चौथी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी। 15 से 20 मिनट या आधे घंटे एटलीस्ट अपने एक लाइफ़स्टाइल में वॉक को इंक्लूड करें या अपने उम्र के हिसाब से जो फिज़िकल एक्टिविटी आप कर सकें, वो कम से कम आधे घंटे हर दिन करें। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मोशन में रहता है और फिर हमें स्टूल पास करने में आसानी होती है, कॉन्स्टिपेशन की कभी शिकायत नहीं होती है। 5वीं चीज़ है कि अगर आपको ये सारी शिकायतें हैं, एक रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र बढ़ रही है या आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप हमेशा एक रूटीन चेकअप कराएँ या ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में आजकल जो हमारी इतने हम लोग पॉल्यूशन में हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, तो एक रूटीन चेकअप बहुत ज़रूरी है। और इसका प्रिवेंटिव मेथड यही है कि अगर आपकी 60 साल एज है, तो आप कोलोनोस्कोपी करवाएँ या आप अगर उससे कम एज के हैं, तो आप कम से कम एक बार अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो स्टूल एग्ज़ामिनेशन ज़रूर करवा लें। जिससे हमें पता चल सकता है कि ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है या कोई सीरियस बीमारी है।